2019 के चुनाव से पहले गठबंधन और सियासी दांवपेच की फुल ड्रेस रिहर्सल का वक्त करीब आ गया है। कल लोकसभा में मोदी सरकार को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है और नंबर गेम पूरी तरह से मोदी के साथ है। फिर भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का पॉलिटिकल स्टंट क्यों दिखा रहा है, यही समझाने और देश दुनिया का पूरा हाल बताने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले बात हिंदी कविता को हुई सबसे बड़ी क्षति की। जाने माने कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 93 साल की उम्र में गोपाल दास नीरज ने आखिरी सांस ली। कवि सम्मेलनों में अपनी कविता का लोहा मनवाने वाले नीरज ने फिल्मों में भी एक से बढ़कर एक गीत लिखे थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उनके फेफड़े में संक्रमण था और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आगरा के निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन सुधार नहीं होने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया और यहां उन्होंने आखिरी सांस ली। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। नीरज को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। हिंदी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। हम आपको उनके कुछ फिल्मी नगमे सुनाते हैं जो आज भी खूब सुने जाते हैं। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद और महासचिव रामगोपाल यादव की, जो अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल पूछे जाने पर आपा खो बैठे और शब्दों की मर्यादा लांघ गई। मीडिया ने रामगोपाल से अविश्वास प्रस्ताव पर रुख पूछा था। इसी सवाल पर भड़कते हुए रामगोपाल ने संसद परिसर में आपत्तिजनक और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे पूरी तरह से सुनाया तक नहीं जा सकता। पार्टी का क्या स्टैंड है किस पे? आप नहीं जानते क्या स्टैंड? बता दीजिए। नहीं बताऊंगा। यानी रोज पूछते बता दीजिए। बिल्कुल समझते हो क्या हम लोगों को? 2019 में मोदी सरकार को आने से रोकने के लिए हर विरोधी पार्टी अलग अलग दलीलें पेश करती है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो जो दलील दी है वो बेहद हैरान करने वाली है। तेजस्वी का कहना यह है कि अगर बीजेपी 2019 में सत्ता में आ गई तो संविधान को ही बदल देगी और फिर आगे कभी चुनाव ही नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए कि संविधान को बीजेपी के रहते रहते खतरा है। अगर बीजेपी दोबारा अगर सत्ता में आ जाएगी तो आप समझिए कि जो अभी जो 2019 का जो चुनाव है वो आखिरी ही चुनाव रह जाएगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा भी राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ हो रहा है। एक नजर आज की सियासी हलचल पर। पीएम मोदी ने आज नमो ऐप के जरिए पीएम सौभाग्य योजना के लाभार्थियों से बात की। केंद्र सरकार की योजनाओं से वो लगातार रूबरू हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मित्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चंदन मित्रा के टीएमसी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। संसद में दिए लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिमी यूपी से हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ है। यूपी सरकार की रिपोर्ट पर केंद्र ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में बड़ा ऐलान किया है। शिवराज सरकार ने कहा कि 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। बीजू जनता दल से इस्तीफा दे चुके जय पांडा की लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। पांडा ने 12 जून को ही इस्तीफा दिया था, जो अब मंजूर हुआ है। चलिए बात करते हैं अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की, जिसे लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में भारतीय जांच एजेंसियों ने क्रिश्चियन मिशेल नाम के आरोपी को दुबई से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2 दिन पहले हुई है। इस बीच मिशेल के वकील और उनकी बहन ने जांच एजेंसियों पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। मिशेल के वकील रोजमेरी पेट्रुची और उनकी बहन साशा ओस्मान ने भारतीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एजेंसियां इस मामले में उन पर सोनिया गांधी का नाम लेने का दबाव बना रही हैं। मिशेल के वकील रोजमेरी ने एक निजी चैनल से बातचीत में इसका खुलासा किया। चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनके क्लाइंट मिशेल पर भारतीय जांच एजेंसियां सोनिया गांधी के नाम के झूठे कबूलनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रही थी। वकील ने यह भी कहा कि मिशेल सोनिया गांधी से कभी नहीं मिला है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। आज हुए सनसनीखेज खुलासे ने राजनीतिक प्रतिशोध की आग में जल रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ की जा रही
सुनियोजित षड्यंत्र की परतें खोलकर रख दी कि मोदी जी और मोदी सरकार सीबीआई और ईडी को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआई में संशोधन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सरकार सच छुपाना चाहती है, इसलिए आरटीआई कानून में बदलाव कर इसे बेकार कानून बनाने पर तुली है। राहुल ने ट्वीट किया कि हम हर भारतीय को सच जानने का अधिकार है। बीजेपी जनता से सच छुपाने में भरोसा करती है और वो चाहती है कि जो लोग सत्ता में हैं उनसे सवाल न पूछे जाएं। आरटीआई कानून में प्रस्तावित बदलाव इसे बेकार का कानून बनाकर रख देगा। इस बदलाव का हर भारतीय को विरोध करना चाहिए। आरटीआई कानून में संशोधन को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो एक आरटीआई से मिली जानकारी पर हरियाणा में सियासी हंगामा बरप गया है। सूचना भी ऐसी है जो हैरान भी करती है और परेशान भी करती है। सूचना हरियाणा की खट्टर सरकार के मंत्री रामविलास शर्मा की कार को लेकर आई है। जो सूचना आई है उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री जी घर और दफ्तर से ज्यादा क्या कार में ही रहते हैं? क्या मंत्री जी ने कार को ही घर बना लिया है? आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा रोजाना औसतन 700 किलोमीटर कार से चलते हैं। अगर मान लें कि 1 घंटे में मंत्री जी की कार करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ऐसे में रोजाना करीब 11 से 12 घंटे मंत्री जी कार में ही बिताते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि मंत्री रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा गाड़ी दौड़ा रहे हैं। आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक 14 महीने में सीएम खट्टर की 5 गाड़ियां 1,10,000 किलोमीटर तक चली। वहीं इस दौरान मंत्री रामविलास शर्मा की 2 गाड़ियां 3,40,000 किलोमीटर चली। इस हिसाब से देखें तो सीएम खट्टर की कार रोज 215 किलोमीटर चली, जबकि उनके मंत्री रामविलास ने रोज 709 किलोमीटर तक गाड़ियां दौड़ाई। इस खुलासे पर मंत्री रामविलास शर्मा ने दलील दी है कि उनका घर और क्षेत्र चंडीगढ़ से बेहद दूर है, इसीलिए इतना लंबा सफर करना ही पड़ता है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी दूर है, ये तो आरटीआई में ठीक खुलासा हुआ है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चंडीगढ़ से 360 किलोमीटर दूर है और मैं रोड से सबसे ज्यादा सफर करता हूँ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को चंडीगढ़ में रहने के लिए सरकारी बंगला मिला है। मंत्री हैं तो सरकारी कामकाज के लिए राजधानी में रहना भी जरूरी है, लेकिन रामविलास शर्मा दावा करते हैं कि उनका घर चंडीगढ़ से दूर है, इसीलिए गाड़ी का सफर लंबा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मंत्री रोजाना 360 किलोमीटर का लंबा सफर कर अपने इलाके में जाते हैं और क्या रोज के 11 से 12 घंटे सफर में ही फूंक देते हैं? महाराष्ट्र में किसानों के दूध फेंको आंदोलन में क्या हुआ ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और अहम खबरें। यूपी के इलाहाबाद में बिजली चोरी की चेकिंग करने गए जेई पर लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया। पुलिस ने करीब 40 लोगों के खिलाफ अज्ञात मामला दर्ज किया है। अपनी मांगों को लेकर कल से देश भर में ट्रांसपोर्टर्स यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टरों में केंद्र सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी है। मुंबई के मशहूर डिब्बे वाले अब लोगों तक कुरियर और पार्सल भी पहुंचाएंगे। डिब्बे वालों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये सेवा आज से शुरू हो गई है। हलाला और 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली निदा खान की अल्पसंख्यक आयोग ने सुरक्षा बढ़ाए जाने की वकालत की है, जिसके बाद बरेली के डीएम और एसएसपी को निदा की सुरक्षा बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे दूध किसानों के आंदोलन की। बीते 4 दिन से चल रहे इस आंदोलन ने आज अलग ही रूप ले लिया। दूध के दामों में बढ़ोतरी की मांग लेकर स्वाभिमानी शेतकारी संगठन की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसान अपनी गायें और भैंसे लेकर सड़कों पर उतर आए। किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया और दूध से गाय भैंसों को नहलाया और गरीब बच्चों में मुफ्त में दूध बांट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और 4 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। वासिम के साथ कोल्हापुर और नागपुर में भी किसानों ने हाईवे जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में पानी से भी कम कीमत पर दूध बिक रहा है। इससे दूध बिक्री से होने वाली आय पर निर्भर किसानों की माली हालत बेहद खराब हो गई है। दूध के दामों में बढ़ोतरी के लिए किसान पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दूध किसानों की मांगों को लेकर स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन से मिले, जिसके बाद सरकार किसानों को दूध पर 25 रुपए प्रति लीटर के लिए
राजी हो गई है देने के लिए। 21 जुलाई से ये फैसला लागू भी हो जाएगा। बात बाबा रामदेव के उस बयान की जिसने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साल के अंत में चुनाव का सामना करने जा रहे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर बाबा रामदेव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे न सिर्फ एमपी की शिवराज सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के दावों पर भी सवाल उठा दिए। पूरे देश में बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के भी उस दिशा में जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही। पतंजलि में पिछले 1 महीने में हमने सेल्स डिपार्टमेंट में अपने में 11,000 नए लोगों को हमने नौकरियां दी हैं और आने वाले 5-6 महीने में लगभग 11,000 और लोगों को नौकरियां देने का हमारा संकल्प है। लगभग 6 महीने के अंदर हम 20,000 नए लोगों को पतंजलि में नौकरियां देंगे। और अब जल्दी से नजर देश की कुछ और बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के भिंड में 2M दर्जे के सरकारी निर्माण का मामला सामने आया है। गोहद इलाके में 1 साल में निर्माणाधीन डैम उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। जम्मू कश्मीर के चर्चित आईपीएस और ट्रैफिक आईजी बसंत रथ का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो श्रीनगर में एक युवक को सड़क किनारे तमाचा लगाते नजर आ रहे हैं। यूपी के बस्ती में बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी के समर्थकों ने जमकर गुंडागर्दी की। इन लोगों ने कोर्ट के गेट के सामने मारपीट करने के साथ साथ कई राउंड हवाई फायरिंग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दारोगा की दबंगई सामने आई है। साहेबगंज बाजार में 9 एंट्री में ट्रक लेकर आने पर दारोगा ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के बाराबंकी में बाइक सवार युवकों ने डीजल गिरने का झांसा देकर कार रुकवाई और फिर कार में रखा बैग लेकर भाग गए। बैग में 50,000 रुपए थे। गोल्ड मेडलिस्ट अरबपति कारोबारी की बेटी ने संन्यास क्यों लिया? पटरी पर हाईटेक भगवा एक्सप्रेस की खूबियां क्या हैं, इनकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान। भारत में चुनावी साल चल रहा है और पाकिस्तान में चुनाव बिल्कुल सिर पर है। 25 जुलाई को वोटिंग है। पाकिस्तान के चुनाव में नौजवानों की नजर किस बात पर है, ये समझने के लिए देखिए इंडिया न्यूज बीबीसी की यह खास रिपोर्ट। करप्शन को एलिमिनेट करना मेरा पहला एम होगा। तालीम की बहुत जरूरत है, हम सबको एक माइंडसेट को भी हमने टैकल करना है। हमारे इदारे तबाह हो चुके हैं तो उसको रिबिल्ड करना दैट विल बी द बिगेस्ट इशू। द कंट्री इज नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। उस तालीम को अफोर्डेबल बनाना है हर एक के लिए। जो नायक मूवी ना अनिल कपूर ने किया था वो करूंगा। मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा गुर्बत है हमारे मुल्क में, तो मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर गरीबों की बहुत मदद करूंगी। इन ऑल सीरियसनेस एक दिन बहुत कम है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सॉल्व ना हो सकती हो। एटलीस्ट पीसफुल रिलेशनशिप्स होने चाहिए। मेरे ख्याल में जब तक खारजा पॉलिसी सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आती तब तक पाकिस्तान इंडिया का इशू रहेगा, क्योंकि इट्स द मेजर सेलिंग पॉइंट फॉर अनफॉर्चुनेटली फॉर आवर मिलिट्री। बेस्ट अब तो मीडिया ही है हमारी जनरेशन के लिए। पब्लिक गैदरिंग्स की इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स एंड टीवी आउटडेटेड है। इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलने दी गई। 3 बार मार्शल लॉ लगा तो हमने गलतियों से उस वक्त नहीं सीखा। जनरल ज़ियाउल आए थे पावर में और उन्होंने इस्लामिक लॉज बहुत ज्यादा जब इंट्रोड्यूस किए थे, लोगों को इसी वक्त स्पीकअप करना चाहिए था कि वी डोंट नीड दीज लॉज। जो टॉलरेंस थी, जो एक्सेप्टेबिलिटी थी एक दूसरे के साथ, वो खत्म हो गया। पाकिस्तान का इमेज जो है ना वो बेहतर हो जाए कि कोई फॉरेनर पाकिस्तानी को मिलता है तो वो उसके ऊपर जो पहले से इमेज है वो ये ना हो कि भाई ये तो टेररिस्ट हो कि कंट्री को बिलोंग करता है। पाकिस्तान एक ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट बने। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी लिबरल वैल्यूज की तरफ जाएं जिसमें टॉलरेंस बढ़े, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, माइनॉरिटीज को राइट्स मिले। सेक्युलर बन नहीं सकता पर थोड़ा सा सेक्युलर वैल्यूज की तरफ हमें जाना चाहिए। और अब बात पाकिस्तान से ही जुड़ी एक और खबर की, जहां मंच गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख पाएंगे कि मंच पर नेता बोल रहे हैं, तभी मंच अचानक से ताश के पत्ते की तरह गिर जाता है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कबायली जिला
मोहम्मद की है, जहां पर जमाते इस्लामी की रैली चल रही थी। मंच जब गिरा तो किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। मंच पर बैठे लोग गिर गए, वहीं रैली में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मंच पर बड़े नेताओं के साथ कई छोटे नेता भी बैठे हुए थे। स्टेज इतना वजन नहीं सह पाया और गिर गया। बता दें कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में इस वक्त जुटी हुई। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर से संन्यास के सफर पर निकली हिना से आपको मिलवाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं दुनिया के बाकी देशों का हाल। अमेरिका में सार्वजनिक जगहों पर ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जारी बहस के बीच अमेरिकी मॉडल मारा मार्टिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक फैशन शो के दौरान मार्टिन ने अपनी 5 महीने की बेटी को ब्रेस्ट फीड कराते हुए रैंप वॉक किया। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर 34,524 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि गूगल ने अपने मोबाइल डिवाइस रणनीति के तहत गूगल सर्च इंजन को गलत तरीके से और अधिक ताकतवर बनाया। ये किसी भी कंपनी पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में 1 जुलाई को हुए बम धमाके में घायल सिखों को सही इलाज नहीं मिल रहा है। एक घायल को दिल्ली स्थित एम्स लाया गया है। जल्द ही बाकी घायलों को भी इलाज के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 बच्चे और उनके फुटबॉल कोच रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए। बच्चों और उनके कोच ने बताया कि कैसे उन्होंने 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय गुफा में बिताया। अमेरिका के अल्बामा प्रांत में ऑफिस के पहले ही दिन लेट न हो इसलिए एक युवक पूरी रात 32 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर निर्धारित समय पर ऑफिस पहुंचा, जिससे खुश होकर उसके बॉस ने उसे एक कार गिफ्ट कर दी। वहीं गुजरात के सूरत में अरबपति कारोबारी की डॉक्टर बेटी साध्वी बन गई। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई की हिना हीगर ने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। बुधवार को हिना ने सूरत में जैन भिक्षु की दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जिंदगी के ऐशो आराम छोड़कर डॉक्टर हिना ने सन्यासी बनने का फैसला लिया। जब हिना ने अपने परिवार को अपने आध्यात्मिक रुझान के बारे में बताया तो उनके घर वाले राजी नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा को मान लिया। हिना 6 बहनों में सबसे बड़ी। अच्छा कार्य करने जा रही है, आत्मा का कल्याण करने जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये संसार के जंजाल से छूटा होके पापमय संसार को छोड़ के और अपनी आत्मा का कल्याण करने जा रही है। डॉक्टर हिना हीगर की पहचान अब साध्वी श्री विशारदमाला के तौर पर होगी। हिना ने आध्यात्मिक गुरु आचार्य विजय यशोवर्मा सुरेश्वरी जी महाराज से दीक्षा ली है। 28 साल की हिना अरबपति परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता अशोक कुमार का सूरत में कपड़े का अच्छा खासा कारोबार है। अहमदनगर यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हिना पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रही थी और उनका छात्र जीवन में भी अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ता गया। वहीं हिना ने दीक्षा से पहले जो 48 दिनों का ध्यान होता है उसे पूरा किया। हिना पिछले 12 साल से अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को दीक्षा लेने के लिए मना रही थी। हिना का मानना यह है कि सांसारिक जीवन छोड़कर जैन भिक्षु बनना उनके लिए इतना आसान नहीं था। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रेल यात्रियों को जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस रूट पर पहली तेजस ट्रेन चलाई जा सकती है। पीएम मोदी इस नई तेजस ट्रेन का 15 अगस्त को उद्घाटन कर सकते हैं। नए लुक के साथ तेजस दिल्ली पहुंच चुकी है और इस ट्रेन की खास बात यह है कि आपको तेजस पूरी तरह से भगवा रंग में तैयार नजर आएगी। नई तेजस एक्सप्रेस में कलर स्कीम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। भगवा रंग की इस नई तेजस की आखिर क्या खासियत है वो जान लेते हैं। तैयार हैं, हम अभी उस पर सवार हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पहली तेजस से ये ट्रेन अलग है। आप देखेंगे कि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी मनमोहक है, काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है। सीट का जो कलर है वो भी आप देखिए 2 कलर का है। मीन्स यहाँ पर भी आपको पीला और ऑरेंज नारंगी, मतलब आप इसको कह सकते हैं ये भगवा कलर है। और जो सुविधाओं की हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें 5 स्टार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट की तो ये रीडिंग लाइट है। रात में अगर सफर करते हैं रेल मुसाफिर तो आसानी से किसी चीज को देख सकते हैं। इंफोटेनमेंट के लिए हर एक सीट के पीछे एलईडी लगी हुई है और इसको आप पुश करके आप कोई भी एंटरटेनमेंट का जो इसमें पहले से फिक्स किया हुआ है, क्योंकि ये ऑफलाइन है
तो पहले से फिक्स किया हुआ है, कई चीजें इसमें है। पहली जो तेजस ट्रेन मुंबई से गोवा के बीच चल रही है उसमें और इसमें और क्या अंतर है? इसमें हम लोगों ने जो सुविधाएं हैं वो कम से कम वो तो हैं ही जो पहली तेजस में थी, और उसके अलावा इसमें जो मटेरियल और क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप और मटेरियल है ये कहीं ज्यादा अपग्रेड करके दूसरी तेजस बनाई है। आपने जो वेनेशियन ब्लाइंड्स, डबल ग्लास ब्लाइंड्स देखे हैं ये बहुत ही अलग तरह के हैं। भगवा भी है, सीट के साथ साथ आपका जो विंडो का कर्टेन है वो भी भगवा है। आप इसको भगवा कहेंगे, मैं एक शेड बिटवीन येलो एंड ऑरेंज कहूंगा। ये क्या मोदी जी ने कहा था कि इस कलर का डिजाइन करना चाहिए? आई थिंक आप का वो इंटरप्रिटेशन है, बट हमें चूंकि बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों को दिखाया गया था, और इसमें जैसे आप देख सकते हैं पीला कलर भी है, राष्ट्रवाद से एक प्रेरित भी है। एयरसेल मैक्सिस डील में घिरे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई ने एयरसेल मैक्सिस डील में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने दोनों को एयरसेल मैक्सिस डील मामले में आरोपी बनाया है। विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। कोर्ट 31 जुलाई को चार्जशीट पर विचार करेगी। सीबीआई ने चिदम्बरम और कार्ति सहित कुल 18 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। इनमें कई पूर्व अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि चिदम्बरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का दुरुपयोग किया। उधर चिदम्बरम का कहना यह है कि इस मामले में चार्जशीट फाइल करने और उनके खिलाफ निरर्थक आरोप लगाने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाया गया है। और अब बात देश के सबसे बड़े इनकम टैक्स के रेड की। यूपी के लखनऊ में काली कमाई के धन कुबेर यानी कारोबारी कन्हैया लाल रस्तोगी के घर आयकर विभाग ने जो छापा मारा उसमें नए खुलासे हुए। रस्तोगी बंधु के घर से मिले कैश और सोने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 10 करोड़ कैश और 100 किलो सोना बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, छापे के दौरान पता चला कि करीब 65 करोड़ से ज्यादा की रकम को सूदखोरी के धंधे में खपाया गया। इतना ही नहीं, करोड़ों की बेनामी जमीन की खरीद फरोख्त का भी पता चला है। इससे पहले लखनऊ में सर्राफा कारोबारी कन्हैया लाल रस्तोगी के 6 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की और 5 करोड़ कैश, सोने के बिस्किट और बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में काली कमाई रखने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स की टीम छापेमारी में जुटी है। इससे पहले सोमवार को चेन्नई में एक ठेकेदार के यहां आयकर विभाग को छापेमारी में 160 करोड़ कैश और 100 किलो सोना जब्त किया गया। इनकम टैक्स विभाग की यह छापेमारी तमिलनाडु में हाईवे निर्माण से जुड़ी एक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के 20 से अधिक ठिकानों पर की गई है। और अब बात 100 के नए नोट की। जी हां, 2000, 500, 200, 50 और 10 के बाद आरबीआई 100 का नया नोट जारी करने वाली है। 100 के इस नए नोट की पहली झलक रिजर्व बैंक ने दिखाई है। इस नए नोट का कलर हल्का बैंगनी होगा यानी कि लैवेंडर होगा। महात्मा गांधी सीरीज के इन नए नोटों पर मौजूदा गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे। इस नोट के पिछले हिस्से पर गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की बावड़ी का चित्र भी होगा। रानी की बावड़ी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना मानी जाती है, जिसे देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। नए नोट पर इसका चित्र उकेरकर भारत की विरासत के प्रचार प्रसार की भी तैयारी है। 100 रुपए का ये नया नोट 50 रुपए के नए नोट से बड़ा और मौजूदा 100 रुपए के नोट से थोड़ा सा छोटा होगा। आरबीआई ने कहा है कि इसके साथ साथ पहले से चलन में 100 के नोट की सभी सीरीज पहले की तरह ही मान्य रहेंगी। एमपी के देवास में छप रहे इस नए नोट को अगस्त के अंत तक जारी किया जा सकता है। और अब बात आसमान के सबसे बड़े शिकारी गोल्डन ईगल की, जिसके हमले से एक 8 साल की बच्ची घायल हो गई। तस्वीरें किर्गिस्तान की हैं, जहां एक बच्ची अपने परिवार के साथ बाज का करतब देखने आई थी और लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। लोग शिकारी बाज के शिकार का तमाशा देख रहे थे। तभी वहां मौजूद एक 8 साल की बच्ची पर गोल्डन ईगल ने हमला कर दिया। जैसे ही बाज बच्ची को लेकर उड़ने की कोशिश करता है, तभी बच्ची जमीन पर गिर पड़ती है। उसी दौरान बाज को ट्रेनिंग देने वाला एक शख्स बच्ची की मदद के लिए पहुंचा और उसे बचा लिया। हालांकि बाज के इस हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद भी जेल के सिस्टम को सुधारने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। देवरिया जेल में छापेमारी के दौरान बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद की बैरक से 2 सिम कार्ड और 4
पेन ड्राइव्स बरामद की गई हैं। इसके अलावा दूसरे कैदियों के बैरक से भी मोबाइल फोन और हैंडमेड चाकू और कैंची बरामद हुए हैं। इसके बाद सभी बैरक्स की तलाशी ली गई। ये छापेमारी देवरिया के डीएम और एसपी ने 300 पुलिसकर्मियों के साथ की, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय कप्तान पीआर श्रीजेश ने कहा कि आगामी एशियाई खेलों के लिए टीम की ये छलांग प्रेरणा का काम करेगी। अमेरिका की महिला गोल्फ खिलाड़ी ब्रिटनी लिंसी कॉम गोल्फ टूर्नामेंट के बारबोसाल चैंपियनशिप में पुरुषों के साथ खेलती दिखेंगी। 32 साल की अमेरिकी खिलाड़ी इतिहास में छठी महिला खिलाड़ी होंगी जो पुरुषों की चैंपियनशिप में खेलेंगी। अभिनेता शाहरुख खान जोर शोर से अपनी आने वाली फिल्म जीरो की शूटिंग में जुटे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर शाहरुख ने बारिश में भीगते हुए रात भर शूटिंग की। इस दौरान उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। अभिनेता सलमान खान की फैन फॉलोइंग विदेशों में भी है। वो जहां जाते हैं फैंस उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन दुबई के एक मॉल में सलमान आराम से घूमते नजर आए। किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। ऐसे में वो आराम से एक कोने में बैठकर अपना फोन यूज करते दिखे। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा अपनी आने वाली फिल्म मुल्क को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। ट्रोलर्स अनुभव पर इस फिल्म के जरिए मुस्लिमों के प्रति समर्थन और सहानुभूति जुटाने को लेकर प्रचार करने का आरोप लगा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जोर शोर से अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के प्रमोशन में जुटी है। खबर है कि 15 अगस्त को इस फिल्म का टीजर रिलीज होगा। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी की डेब्यू फिल्म धड़क कल रिलीज हो रही है। इससे पहले मुंबई स्थित यशराज स्टूडियो में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें रेखा, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा समेत पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा।